हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 50 प्लस MCQs करवाने वाला हूँ क्लाउस चैप्टर से। ठीक है, मेरे पास ये YCT का बुक है यूथ कंपटीशन का। तो इस बुक से मैं आपको ये क्लाउस का चैप्टर कराने वाला हूँ। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे अभी UP TGT PGT दे रहे हो, BPSC ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर UGC नेट, या फिर आपका JTET हो गया। इसके अलावा यदि आप HTET दे रहे हो, मतलब जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, तो सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो इसे ध्यान से सारे लोग देखें। तो शुरू करता हूँ मैं। तो क्लास का पहला क्वेश्चन है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको यहाँ पर फिल करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई वुड हेल्प द पुअर राइट होगा, या आई विल हेल्प, या आई कुड, या आई शैल हेल्प द पुअर। और ये सारे आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सारे लोग कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये किस तरह का सेंटेंस है? तो यह कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस क्या होती है कि इसमें शर्त सूचक वाक्य, यानी शर्त रहता है कि यदि मैं ऐसा होता तो वैसा होता। इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, यानी जिसमें कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर आता है कि यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो और इसके बाद सब्जेक्ट हो और सिंपल पास्ट टेंस हो, तो दूसरा जो पार्ट होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 लगेगा। तो यहाँ आप देखें इफ़, उसके बाद इफ़ के बाद यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। तो ठीक इसी तरह से इस साइड जो है, इस साइड भी क्या होगा? सब्जेक्ट वुड और फिर V1। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट है, which is the correct option for changing the following sentence into a compound sentence? If you learn your business you will pass। यानी ये जो आपके सामने सेंटेंस है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बतलाना है। तो देखो, जब भी कंपाउंड सेंटेंस की बात होगी, ठीक है, जब भी बात होगी, देखो सेंटेंस होते, मैं थोड़ा सा डीप में बता देता हूँ। सेंटेंस होते जनरली एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव होते हैं, वो अलग टाइप। एक अलग टाइप से होता है कि सेंटेंस तीन टाइप के, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स और तीसरा होता है कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस जो जनरल वाक्य होता है, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, सिंपल बात कही जा रही है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या होती है कि इसमें कंजंक्शन का यूज होता है, कंजंक्शन। ठीक है, जहाँ भी आपको जनरली ये कंजंक्शन मिल जाए, फैन बॉयज, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ठीक है, जहाँ भी आपको ये कंजंक्शन मिल जाए तो वो क्या होंगे? वो होंगे कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला देखते हैं, इफ़ यू विल बी लर्निंग योर लेसन यू विल पास। ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं है। लर्निंग योर लेसन यू विल पास, यहाँ भी कोई कंजंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है लर्न योर लेसन एंड यू विल पास, यहाँ पर कंजंक्शन है एंड, तो ये हो सकता है कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं लर्न योर लेसन एंड यू माइट पास। ठीक है, देखो कम यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, लेकिन ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लर्न योर लेसन एंड यू विल पास। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा। तो ये आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे एंड दिया हुआ, एंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 नंबर, रीराइट द फॉलोइंग अ सिंपल सेंटेंस एज ए कंपाउंड सेंटेंस। यानी ये सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है कंपाउंड में।
तो बस कंपाउंड में करने के लिए वही आपको ट्रिक याद रखना है, फैन बॉयज वाला, जो भी मैंने जस्ट ऊपर बताया था फैन बॉयज का, तो वही आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ही हैड टू एडमिट हिज फॉल्ट इन ऑर्डर टू एस्केप पनिशमेंट। यहाँ का इन ऑर्डर टू है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ही वांटेड टू एस्केप पनिशमेंट सो ही एडमिटेड हिज फॉल्ट। नेक्स्ट है ही एडमिटेड हिज फॉल्ट एंड एस्केप्ड पनिशमेंट। तो एंड यहाँ दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर है 4 to 14, ठीक है। दी ऑप्शन आर गिवन, चूज दी ग्रामेटिकली करेक्ट वन। अच्छा, करेक्ट। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल चेंज इनटू कंपाउंड। ये सेंटेंस है, इसको कंपाउंड में चेंज करना है, ठीक है। वैसे जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। अभी बस ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का रिवीजन क्लास है, ठीक है। जो लोग पहले से पढ़े हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जल्दी जल्दी अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको चेंज करना है किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। तो वॉक केयरफुली और यू विल फेल। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फैन बॉय जो मैंने बताया था, तो फैन बॉयज में ओ है, ओ का मतलब और ही होता है, और कंजंक्शन। यहाँ और है तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आप देख सकते हो आपके राजस्थान पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा भी गया था 2020 में, ठीक है। सारे क्वेश्चन हैं वही जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है ऑन बीइंग चैलेंज्ड दे रैन अवे चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। इसे भी कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दे वर चैलेंज्ड सो दे रैन अवे। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन दे वर चैलेंज्ड दे रैन अवे। नेक्स्ट है चैलेंजिंग दे रैन, ये तो नहीं होगा। दे रैन बिकॉज दे वर चैलेंज, ये भी नहीं होगा। दे वर चैलेंज्ड सो दे रैन अवे, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस। इसे आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक। यहाँ पर कहा आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट यानी ईश्वर होते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को मैं विश्वास करता हूँ। तो इसका सिंपल फॉर्म होगा, सिंपल फॉर्म किस तरह से होगा इसका, आई बिलीव एंड गॉड एग्जिस्ट। ये आपको थोड़ा खुद अटपटा लग रहा हो कि मैं विश्वास करता हूँ और ईश्वर है, ये खुद में अटपटा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं गॉड एग्जिस्ट्स बिकॉज वी बिलीव ही, मतलब गॉड ईश्वर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है, ये भी नहीं। आई बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस। अब जब आप ये सेंटेंस जब आप पढ़ोगे आई बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि मैं ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। ये सेंटेंस आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि सिंपल, ठीक है। बीच में कोई कंजंक्शन वगैरह का यूज नहीं किया गया है, एक सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, और एक ही सेंटेंस में अपनी बात कह दी गई है। तो जब भी ऐसा हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का अर्थ यह है कि बीच में जो है ज्वाइनिंग के रूप में कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बीच में कंजंक्शन जोड़ दिया तो वो फिर सिंपल कैसे हुआ, वो तो फिर या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड, ठीक। जबकि आप देखिए यहाँ भी कंजंक्शन जुड़ा है, यहाँ भी बिकॉज कंजंक्शन जुड़ा है, यहाँ भी कंजंक्शन जुड़ा है, सिर्फ यहाँ नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 7, ही हैज़ डन नथिंग फिल इन द ब्लैंक्स ही अराइव्ड। यह सारे लोग आंसर कीजिए क्या होगा, यूपी पीजीटी में ये पूछा गया है 2021 में। यहाँ पर कहा जाए ही हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। ही अराइव्ड, जब से वो आया, कब से, जब से, यानी यहाँ पर फिट कौन सा बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है सिंस, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंस होगा, यहाँ क्या होगा आंसर, सिंस ही अराइव्ड, कि उसने कुछ नहीं किया, जब से वह आया है तब से वो कुछ नहीं किया। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, सेंटेंस का सेंस ये है। नेक्स्ट है 8 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए नाउन क्लाउज। अच्छा, अब देखो एक नई चीज़ आई है, नाउन क्लाउज। मैं आपको पहले थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। अब देखो ये है हरियाणा पीजीटी में पूछा गया है। अब जो लोग एस्टेट की अभी तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा टेट, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, और वो मैं आपको भी सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो नाउन, देखो पहले तो आप देखो ये समझो कि क्लाउज, ठीक है। देखो क्लाउज, देखो क्या होता है, 2 प्रकार के, ठीक है, डिपेंडेंट क्लाउज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। तो अब देखो जो डिपेंडेंट होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एक एडवर्ब क्लाउज। मैं आपको भी नाउन क्लाउज बताऊंगा, एडजेक्टिव क्लाउज बताऊंगा, और जो नाउन और जो एडजेक्टिव नहीं होगा मतलब वो एडवर्ब क्लाउज होगा, ठीक है। क्लाउज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब ये रेन एंड मार्टिन का मैंने जो सीरीज शुरू किया था, रेन एंड मार्टिन, तो उसमें मैंने बताया था कि क्लाउज क्या होती है, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। देखो नाउन क्लाउज मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। देखो नाउन क्लाउज आप पता कैसे करोगे, जैसे हम इस क्वेश्चन से भी पता करने वाले हैं कि पूछा जा रहा है कि कौन सा नाउन क्लाउज है 8 नंबर में। तो पहले पढ़ते ऑप्शन, बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू। क्योंकि यू हैव डन दिस, तुमने इसे किया, इसलिए क्या होगा, आई शैल पनिश यू, मैं तुमको दंड दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो, दे वेंट, वे गए, कहाँ, व्हेयर लिविंग वाज चीपर, जहाँ पर रहना काफ़ी सस्ता था, मैंने वहाँ गए जहाँ पर काफ़ी सस्ते में वो रह सकते थे, कोई होटल वगैरह होगा, हो सकता है। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। अब देखो ऑप्शन सी जब आप पढ़ोगे, यहाँ है दैट यू हैव कम, कि यू हैव, देखो नाउन क्लॉज में क्या होती है कि मान लो आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में 2 पार्ट होंगे, क्लाउज 1 और एक होगा क्लाउज 2, ठीक है, और बीच में कोई कंजंक्शन होगा जो कि इन दोनों क्लाउज को ज्वाइन करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक क्लाउज से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है व्हाट, क्या, अगर क्या का जवाब मिल जाए, क्या का जवाब मिल जाए तो वो नाउन क्लाउज होगा, अगर जवाब नहीं मिले तो नाउन क्लाउज नहीं होगा। जैसे हम लोग शुरू से ट्राई करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ बिकॉज यू हैव डन दिस, यहाँ देखो यू हैव डन दिस, एक क्लाउज ये हुआ, थोड़ा सा डीप में समझा रहा हूँ। आई शैल पनिश यू, क्लाउज नंबर 2 ये हुआ, और कंजंक्शन यहाँ है, कंजंक्शन शुरू में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो हम करेंगे क्या कि किसी भी एक क्लाउज से क्वेश्चन करेंगे, जैसे यू हैव डन दिस, तुमने यह किया, यू हैव डन दिस, तुमने ये किया, क्या, तो अब बताओ क्या इसका जवाब मिल रहा है। जैसे मैं इसे कह रहा हूँ यू हैव डन दिस, यहाँ दिया है कि तुमने यह किया, तो मैंने इससे क्वेश्चन करता हूँ व्हाट, क्या किया, तो क्या इससे कुछ आंसर मिल रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई करे कि आई शैल पनिश यू, नहीं मिल रहा है, मीन्स ये नाउन क्लाउज नहीं है। नेक्स्ट देखो, दे वेंट, वे गए, क्या, यहाँ पर अगर मैं व्हेयर कहूँ कि कहाँ, तब तो आंसर मिल जाएगा, कहाँ गए, तो व्हेयर लिविंग वाज चीपर, जहाँ पर रहना सस्ता था वहाँ गए। लेकिन अगर मैं इस क्लाउज से, एक क्लाउज यहाँ ये है और एक दूसरा क्लाउज ये है, अगर मैं पहले क्लाउज से प्रश्न करूँ, दे वेंट, वे गए, मैं इससे प्रश्न करता हूँ क्या, तो ये अधूरा नहीं लग रहा है कि मतलब यहाँ पर क्वेश्चन फिट बैठ ही नहीं रहा है। वे गए तो कहाँ बोलना चाहिए, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूँ क्या, और क्या का जवाब नहीं मिलेगा, तो जवाब नहीं मिले मतलब नाउन क्लाउज नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, इफ़ ये है कंजंक्शन, यू डू नॉट हरी ये हो गया क्लाउज 1, यू विल मिस द ट्रेन ये हो गया क्लाउज 2। अब यहाँ है यू डू नॉट हरी, मतलब तुम जल्दबाजी नहीं करते हो, क्या, यहाँ भी आंसर नहीं मिल रहा है, यानी ये भी नाउन क्लाउज नहीं है। बट यहाँ आप देखो दैट कि यू हैव कम, तुम आ चुके प्लीजेज मी,
यू हैव कम मतलब तुम आ चुके हो, क्या, तो प्लीजेज मी दैट, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये होगा नाउन क्लाउज। दूसरी बात क्या है कि ज़्यादातर मतलब यदि दैट कंजंक्शन आपको मिले, कंजंक्शन के रूप में दैट मिले, तो ज़्यादातर वो क्या होते हैं, नाउन क्लाउज ही होते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी है, और दूसरा क्या तरीका बताया कि क्या प्रश्न करके आप उसको फाइंड कर सकते हो कि ये नाउन क्लाउज है या नहीं। अभी हम लोग आगे और बहुत सारे सेंटेंस करेंगे, तो ये धीरे धीरे आपको और ज़्यादा क्लेरिफाई होगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, अभी जब मैं आपको आगे कराते जाऊँगा तो धीरे धीरे ये ज़्यादा क्लियर होते चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो कम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहेंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस उसे हम कहेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस तीन टाइप की होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। सिंपल तो काफ़ी इजी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल कोई बोल रहा है आई एम अ स्टूडेंट, सिंपल सा कोई सेंटेंस है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसमें आपको कोई भी कंजंक्शन नहीं मिलेगा बीच में ज्वाइन, एक ही वाक्य रहेगा। लेकिन कंपाउंड और कम्प्लेक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि कंपाउंड में भी दो क्लाउज होते हैं, क्लाउज एक, फिर यहाँ पर बीच में कोई कंजंक्शन रहेगा, फिर क्लाउज दो। कम्प्लेक्स जो है इसमें भी सेम यही होता है, क्लाउज एक, फिर कोई कंजंक्शन और फिर क्लाउज दो, सेम होता है। बट डिफरेंस क्या है कि जो कंपाउंड का होगा, कंपाउंड वाले में जो कंजंक्शन रहेगा वो फैन बॉयज के रूप में रहेगा, जबकि कम्प्लेक्स में फैन बॉयज का कंजंक्शन नहीं रहता है। फैन बॉयज मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक। पहला देखते हैं, इन द ग्रीन वेस देयर वेयर 4 डेड रोजेज, यानी ग्रीन वेस में क्या था, 4 डेड रोजेज है। तो क्या ये, तो यहाँ पर आपको क्या कहीं भी आपको यहाँ पर कोई कंजंक्शन दिख रही है, नहीं, तो क्या ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, नहीं, तो ये ना तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना कंपाउंड सेंटेंस है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है फारूक प्लेड द सितार फ्रॉम 8 o'clock to 12 o'clock, फारूक मतलब सितार बजाया कब से कब, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। तो इसमें भी ये भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है इफ़, अब यहाँ देखो एक कंजंक्शन आपको दिख गया, ठीक है। इट डजंट रेन, क्लाउज नंबर 1, वी विल श्योरली कम, क्लाउज नंबर 2, और इसको ज्वाइन करता है इफ कंजंक्शन। इफ इट डजंट रेन, यदि वर्षा नहीं होती, वी विल श्योरली कम, तो मैं जरूर आता, ठीक। एक देख लिया। अब आप बताओ क्या इफ जो है, मैंने आपको क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यदि यहाँ पर कंजंक्शन जो है, इस कंजंक्शन के रूप में आपके रहता फैन बॉयज, यदि कंजंक्शन के रूप में फैन बॉयज होता तो वो कौन सा सेंटेंस होता, वो होता कंपाउंड। लेकिन क्या ये फैन बॉयज का है कोई, नहीं, क्योंकि ना तो ये फॉर है, ना एंड है, ना नॉर है, ना बट है, ना ऑफ और है, ना येट है, ना सो है, ठीक है। यह है इफ़, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ये कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हेयर दे कम फ्रॉम, यहाँ व्हेयर कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम, ये भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये भी है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आंसर क्या होगा, सी, सेंटेंस नंबर 3 एंड 4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप 2-3 बार देखें इस पार्ट को तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका पूछा गया DSSB PGT में। सम क्लाउजेज कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एज सेंटेंस एंड दे आर कॉल्ड, यानी कुछ क्लाउज ये होते हैं वो खुद पर डिपेंड होते हैं, मतलब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद पर डिपेंड होते हैं,
तो जो खुद पर डिपेंड हो उसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट, यानी उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे क्लाउज को कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लाउज। आंसर सी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, एक क्लाउज कंटेन्स अ, यानी एक क्लाउज में होते हैं, क्या होते हैं यहाँ बताना है आपको, एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन, यानी एक क्लाउज में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक क्लाउज में होते हैं सब्जेक्ट। देखो जब भी हम कोई क्लाउज लिखेंगे, ठीक है, तो क्लाउज क्या है, क्लाउज भी तो सेंटेंस का एक पार्ट ही है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे यदि मैंने कहा कि आई हैव अ कार, चलो देखो थोड़ा अच्छे देखो, अगर मैंने से इतना कहा कि आई हैव ए कार, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, कि मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है, अब देखो क्लाउज जो है ना, देखो क्लाउज और क्लाउज सेंटेंस में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लाउज होने के लिए कम से कम सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए ही चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो आपको लगेगा कि सेंटेंस को भी तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या है अभी मैं आपको जस्ट बताऊँ। मैंने लिखा आई हैव अ कार व्हिच इज रेड। अब ध्यान से आप देखो, पहले में मैंने दिया आई हैव ए कार कि मेरे पास एक गाड़ी है, सिंपल सेंटेंस। दूसरे में क्या दिया, आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है जो कि रेड है, जो कि रेड कलर की है। तो सेंटेंस तो यहाँ भी एक हुआ, यहाँ पर भी एक सेंटेंस है, ऑप्शन एक पहले वाले में भी, और इसमें भी सेंटेंस एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्लाउज भी एक है, लेकिन यह क्लाउज दो है। क्यों, पहला सब्जेक्ट आप देखो, देखो यहाँ आई क्या है, पहला सब्जेक्ट, हैव वर्ब, फिर यहाँ व्हिच दूसरा सब्जेक्ट, इज वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी क्लाउज नंबर 1 और ये हो गया क्लाउज नंबर 2। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो सेंटेंस और क्लाउज में फ़र्क यही है कि सेंटेंस की जो क्लाउज होते हैं, जैसे यहाँ आप देखो सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक, और उसके बाद यह फुल स्टॉप यहाँ पे है, तो ये एक क्लाउज भी है और एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट। लेकिन जो दूसरा वाला है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटेंस तो यहाँ भी एक ही है कि आई हैव ए कार व्हिच इज रेड, मतलब मेरे पास एक गाड़ी है जो कि लाल कलर की है। एक ही सेंटेंस है, एक ही बात बोल रहा है, एक ही फुल स्टॉप है, मीन्स एक सेंटेंस है। लेकिन क्लाउज की बात करें तो क्लाउज 2 है, क्योंकि वाक्य 2 खंड में है, बीच में कंजंक्शन भी है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, व्हिच इज रेड, जो कि रेड है। तो आई होप कि आपको क्लाउज और सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा क्लियर फर्क हो रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक क्लाउज कॉन्टेंस, कि एक क्लाउज में होता है क्या, एक सब्जेक्ट होगा एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बाद जो भी रेस्ट, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा आई हैव ए कार, तो आई हो गया सब्जेक्ट और हैव ए कार ये आपका हो गया पूरा का पूरा प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का रेस्ट पार्ट वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो यदि कोई क्लाउज होगा तो क्लाउज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या वर्ब का होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। ओके, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डीप में समझाने की, पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा या नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताना, नहीं तो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं प्रयास करूँगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउज इन द ब्रैकेट। आपको बताना है कि ये कौन सा क्लाउज है। अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल, इसका आपको बताइए कि ये कौन सा क्लाउज है। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनलेस इट रेन्स टुमारो, यानी कि जब तक बारिश माने कि होती रहेगी अगले दिन तक, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल, मतलब अनलेस क्या होता है नेगेटिव सेंस में, कि जब तक बारिश होगी मैं स्कूल कैसे जा पाऊँगा, मीन्स मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, तो अब देखो ये नाउन क्लॉज भी नहीं है, ये देखो क्या होता है कि ये कंडीशन बता रहा है कि जब तक बारिश होगी तब तक मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। ठीक, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज। नेक्स्ट है आवर नाइबर
हु मूव्ड इन लास्ट ईयर वांट्स टू बोरो द चेनसॉ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउज इन द ब्रैकेट। अच्छा, पूछा जा रहा है ये कौन सा क्लाउज है। आवर नाइबर्स, हमारा पड़ोसी, हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर मूव कर गया, वांट्स टू बोरो द चेनसॉ, वो चेनसॉ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, देखो जब भी आपको जनरली WH वर्ड दिख जाए, WH वर्ड दिख जाए, ठीक, और ये WH वर्ड इसके बारे में बात कर रहा हो, नाउन के बारे में बात कर रहा हो, तो वो क्या होगा, वो होगा हमेशा एडजेक्टिव क्लाउज ही होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एडजेक्टिव क्लाउज भी, रिलेटिव क्लाउज भी, ठीक है। जनरली तो रिलेटिव क्लाउज करके कुछ नहीं होता है, ठीक, मतलब 3 क्लाउज होता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा, यहाँ आंसर होगा रिलेटिव क्लाउज। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ कहा जा आवर नाइबर, यानी जो हमारा पड़ोसी है, हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, जो कि मूव किया लास्ट ईयर वो चला गया, मूव किया, तो यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है तो एडजेक्टिव क्लाउज ही, लेकिन एडजेक्टिव में भी कौन सा, ये रिलेशन बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लाउज। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लाउज इज ऑल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट क्लाउज को किस नाम से जाना जाएगा। तो आप सोचो, जो आप पर डिपेंड रहेगा उसको आप क्या कहोगे, जो आप पर डिपेंड रहता है मतलब वो आपसे नीचे होता है, तभी तो वो आप पर डिपेंड है, तो जो नीचे है उसे कहेंगे सबऑर्डिनेट, उसी से बनेगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज का ही दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन डेंजर। माई फ्रेंड हेल्प मी, मेरे मित्र ने हेल्प किया, व्हेन आई वाज इन डेंजर, कब, जब मैं खतरे में था। इसका आपको बताना है क्लाउज। तो यहाँ आप ध्यान से देखना, यहाँ कहा जा रहा है माई फ्रेंड हेल्प ने, मेरे मित्र ने हेल्प किया, ठीक है, कब किया भाई। अब आप जरा ध्यान से सोचिए, यहाँ पर किसका सेंस अगर आप लगाओ तो आगे का आंसर मिल जाता है। यदि आप यहाँ लगाओ माई फ्रेंड हेल्प डी, मेरे मित्र ने हेल्प किया, क्या कोई सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप बोलते हो कब, तो आपको रिप्लाई आता है व्हेन, जब मैं खतरे में था। तो यदि कब का रिप्लाई आए, देखो कब का रिप्लाई आए, कहाँ का रिप्लाई आए, शर्त वाले वाक्य आए, ठीक है, कैसे का रिप्लाई आए, तो उन सभी को कहेंगे एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, एडवर्ब क्लाउज। नेक्स्ट है 16 नंबर, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग टेक आउट योर अम्ब्रेला, यानी बारिश होने से पहले अपना छाता वगैरह ले लो। आइडेंटिफाई द क्लाउज ब्रैकेट, ये कौन सा क्लाउज है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा क्लाउज है। अब देखो यहाँ देखो एग्जांपल, ये ऑप्शन दिया एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन क्लाउज, मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, यानी बारिश होने से पहले, टेक आउट योर अम्ब्रेला, अपना छाता ले लो, ठीक। तो ये क्या है, ये है सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी ये डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, कि ये कहा जा रहा है कि अपना छाता ले लो बारिश होने से पहले, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये डिपेंड है, ये डिपेंडेंट क्लाउज को क्या कहते हैं हम लोग, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। नेक्स्ट है 17, ये भी आपका DSSB PGT में पूछा गया था। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव द मोस्ट, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, ये सेंटेंस एडवर्बियल क्लाउज है, नाउन क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है, प्रोनाउन क्लाउज है। इसका आंसर कीजिए सारे लोग। अब यहाँ पर कहा जा रहा है वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट, ठीक, कि हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कि आई लव मोस्ट मतलब हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, लेकिन किस रेस्टोरेंट पे, तो जिसे मैं बहुत मतलब जो रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस रेस्टोरेंट में मैं जाना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला जो क्लाउज है, ये क्या कर रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है रेस्टोरेंट की, ठीक है। तो रेस्टोरेंट क्या है, रेस्टोरेंट की नाउन है,
और नाउन की विशेषता कौन बताता है? ये बताता है एडजेक्टिव, मीन्स ये एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेकेशन इज व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट एट दिस टाइम, आइडेंटिफाई द क्लाउज इन द ब्रैकेट। ये बताने कौन सा क्लाउज है। यहाँ पर है द वेकेशन इज व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट। वेकेशन जो है, जिससे आप यहाँ प्रश्न करो द वेकेशन इज एट दिस टाइम। देखो एक तो पार्ट ये होगा कि द वेकेशन इज एट दिस टाइम, कि इस समय का जो वेकेशन है, क्या है वेकेशन। इसका रिप्लाई आता है कि व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट, क्या है तो वही है जो रॉबर्ट को बहुत अधिक ज़रूरत है, रॉबर्ट को नीड है। तो अगर क्या का रिप्लाई दे तो ये हो जाएगा नाउन क्लॉज, आंसर नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है नो वन स्पेंड्स मनी, कोई भी रुपया खर्च नहीं करता है द वे यू डू, जिस तरह से तुम रुपये खर्च कर रहे हो इस तरह से कोई भी व्यक्ति मतलब रुपया को खर्च नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा क्लाउज, ये देखकर ही पता चलता है क्या हो जाएगा कि जिस तरह से तुम रुपये खर्च कर रहे हो उस तरह से कोई नहीं खर्च करता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लाउज। यह ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी में है, आंसर क्या होगा एडवर्बियल क्लाउज। नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट नाउन क्लाउज दैट कुड रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी एप्रोप्रिएट क्लाउज चूज करने का रहा है नाउन क्लाउज कि एग्जैक्ट आप नाउन क्लाउज को चूज करना है। हर्ट्स यू, चीटिंग यहाँ होगा या द स्टेटमेंट होगा दैट यू शुड चीट मी, या इवन द थॉट ऑफ हिज सफरिंग, क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अब अगर हम यहाँ पर ये ऑप्शन फिल करते हैं दैट यू शुड चीट मी, कि तुम्हें चीट मुझे करना चाहिए, वो हर्ट करता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्टॉलन गुड्स वर फाउंड, यहाँ भी आपको एडवर्बियल क्लाउज यहाँ पे फिल करना है। द स्टॉलन गुड्स वर फाउंड, इसका सारे लोग आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द विलेज इज नाउ अ बिग सिटी, एडजेक्टिव क्लाउज आपको यहाँ पर फिल करना है। विलेज फिल इन द ब्लैंक्स इज नाउ अ बिग सिटी, तो यहाँ हो जाएगा द विलेज वेयर आई वाज बोर्न। विलेज मतलब वही गांव जहाँ मैं जन्मा था, यानी गांव की विशेषता बता रहा है कौन, जब हम ये वाला पार्ट यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, यानी शिक्षक ने स्टूडेंट से कहा कि इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा था। तो यहाँ पर क्या अच्छा पूछा जा रहा है कि ये अंडरलाइन पोर्शन कौन सा क्लाउज है। ये आप कैसे पता कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों से कहा। अब आप इसे क्वेश्चन करो क्या कहा, अब इसका रिप्लाई क्या आएगा, ये कहा कि देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो जब आप इस पार्ट से क्वेश्चन करते हो और आंसर आपको मिल जाता है इस पार्ट वाला आंसर, तो क्या यानी वो नाउन क्लाउज है। अगर आंसर नहीं मिलता फिर हम लोग देखते कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, लेकिन अभी आंसर मिल गया मीन्स ये नाउन क्लाउज है। जबकि KVS PGT में पूछा गया था, तो आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 24 राम वियर्स अ शॉल, राम ने एक शॉल पहनता है। व्हेयरएज सैम वियर्स अ कोट, अच्छा राम एक शॉल पहनता है जबकि
सैम कोट पहनता है। अब आप यहाँ क्या लगा कर देखो, राम शॉल पहनता है क्या, तो क्या का आंसर ये पार्ट आ पाएगा, क्या का आंसर नहीं आ पाएगा, मीन्स ये नाउन क्लाउज नहीं है। ठीक है। अच्छा अब बचा कौन, एक एडजेक्टिव बचा और एक एडवर्ब बचा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राम वेयर से शॉल, राम ने एक शॉल पहना, जबकि यहाँ पर क्या है कि राम ने एक शॉल पहना जबकि श्याम एक कोट पहना। ठीक, यानी कि ये व्हेयरएज जो है, ठीक, ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, ये अलग बात है। व्हेयरएज क्या कर रहा है, व्हेयरएज एक कंपैरिजन कर रहा है कि राम ने शॉल पहना जबकि सैम ने कोट पहना। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या हम लोग बोलते हैं, एडवर्ब क्लाउज। अच्छा अब देखो एडजेक्टिव क्लाउज, देखो ये तब होता है जब यहाँ पर कुछ ऐसा WH वर्ड रहता और ये WH वर्ड क्या करता, ठीक है, इस सॉल की कुछ खासियत बताता। जैसे राम वियर्स अ सॉल, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ये एडवर्ब है लेकिन एडजेक्टिव क्यों नहीं है इसके लिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ कि राम वियर्स अ सॉल व्हिच इज व्हाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ है WH, यहाँ भी देखो है WH। ठीक, राम वियर्स ए सॉल, राम एक सॉल पहनता है, व्हिच इज व्हाइट, जो कि उजला है। तो अब आप ध्यान से सोचो कि उजला जो है, ये उजला क्या है, उजला सॉल ही तो है। ठीक, यानी ये WH वर्ड जो है ये सॉल की विशेषता बता रहा है, सॉल के बारे में बता रहा है कि सॉल व्हाइट है। तो अगर इस तरह का हो विशेषता बताने वाला तब तो वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से नहीं होगा तो ना ये नाउन है ना ये एडजेक्टिव हो। तो सिंपल सोचो, जब कोई क्लाउज ना ही नाउन है ना ही एडजेक्टिव है तो वो क्या हो सकता है, ऑब्वियसली वो एडवर्ब होगा, क्योंकि क्लाउज तीन ही तरह के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये नाउन तो है ही नहीं, क्योंकि क्या का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, एडजेक्टिव भी नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई विशेषता जैसी बात नहीं पता चल रही है, तो बच गया एडवर्ब, आंसर एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है whose car has been stolen still remains a mystery, यानी whose cars has been stolen, यानी जिसका कार चुराया जा चुका है, अब तक क्या है, मिस्ट्री है, अब तक रहस्य बना हुआ है कि भाई किसने चुराया है। ठीक है, तो इसका आपको बताना है। तो अब देखो यहाँ अंडरलाइन पोर्शन का आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा क्लाउज है। ठीक है, कि हुज कार हैज बीन स्टॉलन स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इससे क्वेश्चन करो, इससे स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, अब तक मिस्ट्री है, क्या मिस्ट्री है, व्हाट, क्या मिस्ट्री है। जब आप बोलोगे, इससे पूछो क्या मिस्ट्री है, तो यह बोलेगा मिस्ट्री ये है कि जिसका कार चुराया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाता है, नाउन क्लाउज। इस क्या का रिप्लाई के आंसर के रूप में, रिप्लाई के रूप में यदि ये आ गया मीन्स नाउन क्लाउज। नेक्स्ट है 26, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर व्हिच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। ये आपको बताना है कि ये कौन सा क्लाउज है। अब आप देखो यहाँ ध्यान से दो, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, ठीक है, कि खेती जो है वो वाटर पे डिपेंड करती है। पहले देखते हैं ये नाउन क्लॉज है या नहीं, पता करते हैं। ठीक, तो फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, फार्मिंग खेती, ये खेती जो है वो क्या करते हैं, पानी पर डिपेंड करती है। क्या, अब आप इससे क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या, तो ये फिर वही कहेगा कि फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, क्या, फिर कहेगा फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर। ये पोर्शन तो रिप्लाई में आ ही नहीं रहा है, अगर नहीं आ रहा है मीन्स नाउन क्लाउज नहीं है। अब हम लोग पता करते क्या एडजेक्टिव क्लाउज है, देखते हैं। अच्छा देखो, एडजेक्टिव क्लाउज का मैंने शर्त क्या बताया कि कंजंक्शन के रूप में कोई भी WH वर्ड रहेगा, पहला शर्त। और दूसरा, ये जो WH वर्ड रहेगा ये क्या कहेगा, पहले पार्ट का क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई मीन्स पहले पार्ट की विशेषता बताएगा, पहले पार्ट में जो भी नाउन्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे उसकी विशेषता बताएगा। क्योंकि एडजेक्टिव का क्या है, एडजेक्टिव का अल्टीमेटली काम ही यही है कि वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव क्लाउज का भी यही काम होगा कि वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे देखो, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, ठीक, खेती डिपेंड करती है पानी पर। ठीक है,
अच्छा, which will be available only during the मानसून, जो कि मानसून के दौरान ही क्या होती है, अवेलेबल। तो मानसून के दौरान क्या अवेलेबल होती है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये वाटर की बात कर रहा है। वाटर यहाँ क्या है, वाटर है, नाउन। और ये जो WH वर्ड है, ये नाउन की ही तो विशेषता बता रही है, ठीक है। ये कनेक्ट कर रहा है कंजंक्शन, और साथ में ये वाटर यानी नाउन की विशेषता भी बता रही है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी को एडजेक्टिव कहते हैं, कई लोग रिलेटिव भी कह देते हैं, ठीक है, बट एडजेक्टिव क्लॉज को कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। मतलब आई फाउंड एट लास्ट द बुक, मतलब एट लास्ट कि मैंने वो बुक पा लिया, ठीक है। व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, कब पाया, जब मैंने सारा आशा खो दिया, जब मैंने सारी चीज़ खो दी कि भाई अब तो मुझे वो बुक नहीं मिलने वाला है, लेकिन तब भी मैंने उस बुक को संयोगवश खो गया था तो मैंने पा लिया था, ठीक है। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। अब हम लोग बस चेक करते हैं कि ये नाउन क्लॉज है। तो पहले देखो, आई फाउंड एट लास्ट द बुक, मतलब एट लास्ट अंततः मैंने वो बुक पा लिया। अब क्वेश्चन करो, व्हाट या क्या। जब आप क्वेश्चन करते हो कि आई फाउंड एट लास्ट द बुक, कि अंततः मैंने वो बुक पा लिया, क्या, फिर इसका रिप्लाई यही आएगा कि आई फाउंड एट लास्ट द बुक, ठीक। मीन्स इसका रिप्लाई के रूप में ये नहीं आ रहा है, ये पोर्शन मीन्स नाउन क्लॉज नहीं है। एडजेक्टिव चेक करते हैं। एडजेक्टिव चेक करने का क्या तरीका है, WH वर्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ है, देखते हैं। आई फाउंड एट लास्ट द बुक, मतलब मैंने अंततः वो बुक पा लिया। व्हेन आई हैड ऑल होप, मतलब जब मैंने सारी क्या किया, जब मैंने आशा खो दिया। तो अब आप बताओ, क्या ये WH इस बुक के बारे में थोड़ी ना बता रहा है भाई। इस बुक के बारे में WH वर्ड नहीं बता रही कि बुक कैसा था, बुक अच्छा था, बुक रेड कलर का था, बुक वाइट था, बुक बड़ा था, बुक छोटा था, बुक स्पिरिचुअल था, मतलब बुक के बारे में ये कोई भी बात नहीं कर रहा है। ये जो WH वर्ड है ये बुक के बारे में नहीं कह रहा है, ठीक है। ये WH वर्ड बता रहा है आई के बारे में, ठीक है। क्या बता रहा है कि बुक मैंने तब पाया जब मैंने अपनी अंदर की सारी आशाएं खो चुकी थी, तब वो मुझे बुक मिली, ठीक है। तो ये WH वर्ड इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा। ये क्या होगा, जब ना ही ये नाउन क्लॉज है ना ही एडजेक्टिव है, मीन्स ये हो जाएगा ऑब्वियसली एडवर्ब क्लॉज। देखो क्लॉज चैप्टर ऐसा है कि थोड़ा सा ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको क्लॉज खुद ही अंडरस्टूड हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 27 का बी। नेक्स्ट है, दैट ही में फॉल इल वरीज मी। यहाँ आपको बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दैट ही में फॉल इल वरीज मी, ठीक है। तो ये वरीज मी जो है इसके बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव नाउन ये सब कुछ भी नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट है 28 के बाद 29, आई कैनॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, अनलेस देयर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट, कब तक, जब तक पूरी तरह से शांत और क्वाइट माहौल नहीं होता तब तक मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो अब आप बताओ कि ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे कि चेक करते हैं नाउन क्लॉज है या नहीं। आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता, क्या रिप्लाई, इसका रिप्लाई क्या आएगा, कुछ भी रिप्लाई नहीं आएगा। मैं काम नहीं कर सकता, जब कोई व्यक्ति आपसे जब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं काम नहीं कर सकता, आप उससे पूछ रहे हो क्या, वो फिर कहेगा मैं काम नहीं कर सकता, फिर आप उससे पूछ रहे हो क्या, फिर भी वो वही कहेगा। मीन्स रिप्लाई के रूप में ये पोर्शन नहीं आ पा रहा है, ठीक, यानी नाउन क्लॉज तो नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बचा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का मैंने क्या बताया नियम,
कि यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में WH वर्ड होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ WH वर्ड है नहीं है, मतलब ये एडजेक्टिव क्लाउज भी नहीं है, बचा क्या एडवर्ब क्लाउज, टिक लगा दो एडवर्ब क्लाउज, आंसर बी। ही आस्क्ड क्वेश्चन फॉर विच देयर वेयर नो आंसर्स, ये बताओ आपकी कौन सा क्लाउज है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए एडजेक्टिव क्लाउज। नेक्स्ट है, ये आपके झारखंड टीजीटी में पूछा गया है, तो जेटेट वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। In the following sentence, which word is the modifier and which word does it modify? A strong wind swept through the town today. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अ स्ट्रॉन्ग मॉडिफाइज द नाउन विंड। अच्छा ठीक है, आप मेरा जो है एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है इंग्लिश बाय, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, लिविंग बिहाइंड द डॉग वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट द फैमिली हैड टू टेक, द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज। अच्छा ये क्या है, फ्रेज है, क्लाउज है, सब्जेक्ट है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, तो ये क्या है, यह फ्रेज, ठीक है। अच्छा फ्रेज क्या होता है, फ्रेज को मैं जनरली बोल देता हूँ टेल समझते हो ना, पूछ, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का जो पूछ होता है उसे ही जनरली बोल दिया जाता है फ्रेज। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी से पूछते हो कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो पूरा ना बोल को वो बस बोल दे देगा बाजार में, ठीक है, टू द मार्केट। क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, मतलब जो सेंटेंस का जो मतलब छोटा सा जो पोर्शन होता है जो कि बस एग्जैक्ट, इसमें क्या होगा कि आपको ना तो सब्जेक्ट भी मिलेगा ना ही कोई वर्ब मिलेगा, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो टू द मार्केट जो है ये हो गया आपका फ्रेज, इसको वाक्यांश बोलते हैं शायद, ठीक है, कि वाक्य का एक छोटा सा अंश, ठीक है, ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य का एक छोटा सा अंश है, ठीक है। तो यहाँ जो लिविंग बिहाइंड है इसे भी क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। वैसे मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस क्या होती है, फिर सेंटेंस के तीनों टाइप, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये भी बताऊंगा। फिर क्लाउज में भी नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, ये भी बताऊंगा, ठीक है। वो वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि वो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है, आप लोग को थ्योरी बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ठीक है। मैंने एक बार एक टेंस का भी थ्योरी वीडियो बनाया था, तो वो आप लोग नहीं देखते हो, तो मुझे लगा कि उसको छोड़ दो, सारे लोग प्रैक्टिस ही करना चाह रहे हैं, सारे लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ठीक है प्रैक्टिस ही करवा दो। तो बस इसलिए मैं थ्योरी का वीडियो नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस ही करवाता हूँ। बट मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो ये ठीक लगता है कि पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और थ्योरी के बाद प्रैक्टिस करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस में क्या करोगे, हाँ जो लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं वो उनको तो प्रैक्टिस में मज़ा ही आएगा, लेकिन जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं उनको बोरियत लगेगा प्रैक्टिस में, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ ये प्रैक्टिस वाला, तो ये ज़्यादा लोग देखते हैं, और जब भी मैं थ्योरी वाला वीडियो बनाता हूँ तो ये लोग देखते ही नहीं हैं, तो फिर मैंने थ्योरी का वीडियो बनाना ही छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे है द कार पास्ड बाय वेरी क्विकली सो वी कुड नॉट सी हु वाज सिटिंग इनसाइड, द अंडरलाइंड फ्रेज इज। ये जो फ्रेज है पास्ड बाय, ये कौन सा फ्रेज है, तो ये है एक वर्बल फ्रेज है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 34, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल, ये फ्रेज है, टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, द अंडरलाइन फ्रेज इज, यानी ये फ्रेज कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज, वर्बल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, आंसर डी। नेक्स्ट है
कि इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस दैट ही यूज्ड टू लिव इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज। ये जो पोर्शन है ये क्या है, फ्रेज है, क्या है बताना है आपको। तो ये जो है देखो ये है क्लाउज, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लाउज में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और एक वर्ब जरूर होगा, ठीक है। तो यह सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है। तो ये फ्रेज तो नहीं होगा क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, ठीक है। प्रेडिकेट अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रेडिकेट में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, प्रेडिकेट में वर्ब तो होता है लेकिन सब्जेक्ट ही नहीं होता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो गए, ठीक है। हाँ, बचा यहाँ दो क्लाउज कि रिलेटिव क्लाउज या फिर एडवर्बियल क्लाउज। तो यहाँ पर जो है ये है रिलेटिव क्लाउज, जो जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लाउज भी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिज आईज काउट अ हीप ऑफ लेटर्स दे वर लाइंग ऑन द टेबल कंबाइंड यूजिंग अ रिलेटिव क्लाउज। यानी इस दोनों सेंटेंस को रिलेटिव क्लाउज से ज्वाइन करके कंबाइन करना है। तो रिलेटिव क्लाउज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, WH वर्ड से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखो WH वर्ड है कंजंक्शन के रूप में, नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ है WH व्हिच, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी देखो, यहाँ भी WH नहीं है वर्ड और यहाँ भी नहीं है, तो WH वर्ड जहाँ है टिक लगा दो। 37 कंप्लीट विथ अ सुटेबल क्लाउज इफ ही हैड आस्क्ड मी। ये मैंने आपको टेंस, ये सेंटेंस यदि आपको समझना है ना ये सेंटेंस, तो आप मेरा टेंस वाला वीडियो देखो, तब आपको इस तरह का सेंटेंस थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का होगा ऑप्शन सी, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट है 38 दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डाउन्ड। तो व्हेन द मॉर्निंग डाउन्ड है, ये क्या है बताना है 38 का। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लाउज, आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39। यहाँ पर है दिस इज द स्कूल व्हेयर आई टॉट फॉर 6 ईयर। दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है व्हेयर जहाँ आई टॉट मतलब मैं पढ़ाया, 6 वर्षों तक मतलब मैंने पढ़ाया। ये हो जाएगा एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लाउज, आंसर बी। नेक्स्ट है डू दे नो, दे नो क्या उन्हें पता है, व्हेयर द रोड लीड्स। ये हो जाएगा नाउन सबऑर्डिनेट क्लाउज। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हो ना कि एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लाउज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लाउज, नाउन सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ अलग ही नहीं है। एडवर्ब क्लाउज को ही कहा दिया जाता है एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो ये मत सुना ये कुछ नया है। एडजेक्टिव क्लाउज को ही एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कह दिया जाता है और नाउन क्लाउज को ही नाउन सबऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको भटकाने के लिए किया गया, बट आई होप आप लोग समझदार हो। नेक्स्ट है आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। आई फील मुझे लगता है कि उसे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ, अब देखो आई फील मुझे लगता है, क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि उसे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। जब आप इससे क्वेश्चन कर रहे हो क्या, तो आंसर के रूप में ये मिल रहा है, मीन्स ये नाउन क्लाउज होगा, सिंपल। अब तो आप बहुत समझ गए होंगे, इतना कराते कराते इतना मैंने डिटेल में करा ही दिया कि शायद कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है द गर्ल हु इज वियरिंग अ रेड कोट इज फ्रॉम माई स्कूल। द गर्ल लड़की, हु इज वियरिंग यानी गर्ल्स के बारे में बताया जा रहा है क्या, कि हु इज वियरिंग जो कि पहनी है ए रेड कोट, क्या है लाल कलर की कोट पहनी है, इज फ्रॉम माई स्कूल वो मेरे स्कूल से है, ठीक है। गर्ल क्या है, नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बताए उसको हम लोग क्या कहेंगे,
नाउन की विशेषता बताने वाले को कहेंगे एडजेक्टिव, मीन्स ये एडजेक्टिव क्लाउज। ऊपर से ये WH वर्ड भी है। Although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet। अच्छा, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो मैंने तीनों सेंटेंस के बारे में आपको ऊपर बताया था कि क्या क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, सबसे पहले देखो आप इसमें क्या करो, कंजंक्शन खोजो। कंजंक्शन है ऑल्दो, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पर क्या है, दो सेंटेंस है। पहला दे आर, पहला एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी एक सेंटेंस एक सब्जेक्ट फिर एक वर्ब, यानी दो सेंटेंस। तो जैसे दो सेंटेंस है मतलब सिंपल सेंटेंस तो भाई नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक सेंटेंस होता है, साधारण सा वाक्य होता है, ये कोई कंजंक्शन वगैरह उसमें नहीं होता है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन है। अब बचा क्या, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में भी मैंने आपको क्या बताया था, फैन बॉयज, कि जब भी कंपाउंड होगा तो फैन बॉयज वाला कोई कंजंक्शन आएगा। क्या ये फैन बॉयज वाला कंजंक्शन है? नहीं है। तो जब नहीं है तो मारो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आंसर, ऑप्शन बी करो। नेक्स्ट है, रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग। अच्छा, ये कौन सा कंजंक्शन है? अब ध्यान से देखो, यहाँ कंजंक्शन देखो, ये है एंड, एक पहला सब्जेक्ट पहला वर्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, ये एंड के रूप में वाक्य जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा वर्ब है, सब्जेक्ट तो यही है, ठीक है। यहाँ पर दोनों एक ही, मतलब एक ही सब्जेक्ट से दोनों काम चल रहा है कि रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज, यानी रीता बीच पर जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, ठीक है। तो 44 का क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट दो है, इसमें वर्ब भी दो है, ये भी नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा? नहीं होगा। कंपाउंड होगा। कंपाउंड इसलिए होगा क्योंकि यदि कंजंक्शन के रूप में फैन बॉयज आ जाए, फैन बॉयज, तो वो कंपाउंड होगा। और यहाँ पर एंड है, एंड मीन्स यहाँ पर ए मैंने दिया था, ए फॉर एंड, यानी ये है कंपाउंड सेंटेंस, आंसर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45। 45 है, टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्गुमेंट एवरी समर ओवर व्हेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन। ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये भी हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड इसलिए नहीं है क्योंकि फैन बॉयज वाला कोई भी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। 46 का सारे लोग आंसर कीजिए। तो ये 46 जो है ये भी हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड लिफ्ट 250 lbs। 47 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज। नेक्स्ट है, रमेश आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। रमेश पूछता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा नाउन क्लाउज। क्यों? जब आप इसे करोगे, रमेश आस्क्ड मी, रमेश मुझसे पूछता है। भाई क्या पूछता है? तो रमेश ये पूछता है कि वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता हूँ। आंसर मिल गया, नाउन क्लाउज। देसाई इज अ वेल्दी मैन। ए वेल्दी मैन, ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लाउज है। देसाई के बारे में बात हो रही है कि देसाई कैसा आदमी है? एक धनी आदमी है। देसाई क्या है? नाम, यानी नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, स्टैंड स्टिल इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ। ये कौन सा, ये पार्ट जो है इसके बारे में आपको बताना है। 50 ये हो गया आपका एडवर्बियल क्लाउज। नेक्स्ट है 51, ही केम इन व्हाइल आई वाज आउट। ये आपको बताना व्हाइल आई वाज आउट क्या है?
प्रिंसिपल क्लाउज है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है? तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लाउज। नेक्स्ट है द रीजन व्हाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा इसका, ये पता है जब भी रीजन वगैरह की बात हो ना इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज। द रीजन दिया, व्हाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस, क्यों, यहाँ WH वर्ड भी है और ये इसकी विशेषता भी बता रहे नाउन की, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा। नेक्स्ट है 53, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड। ये भी आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज, ये आपका KVS PGT में पूछा गया था। नेक्स्ट है द रीजन व्हाई ही लुक सच अ स्टेप इज नॉट ऑब्वियस। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडजेक्टिव क्लाउज। नेक्स्ट है द स्टॉलन प्रॉपर्टी वाज फाउंड इन द डकैट्स हाइडिंग प्लेस। अंडरलाइन पोर्शन आपको बताना है कि क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ब क्लाउज। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज कमिटेड टू क्राइम। ये कौन सा सेंटेंस है 56? तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो आप ज़रूर कर लें, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है, ठीक है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूँगा, वैसे मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, रवि प्रभात 2024, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करना। थैंक यू।